गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हनी बीज में वर्कर की संरचना का वर्णन कर रहे थे। हनी बी के जो माउथ पार्ट्स है इसके निचले नैरो भाग के नीचे की ओर निकले रहते हैं। ये चबाने व चाटने वाले च्यूइंग और लैपिंग टाइप होते हैं। इनकी संरचना ड्रोन व रानियों में भिन्न होती है। ये छोटे होते हैं। ये नेक्टर एकत्रित करने में उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। इनमें छोटे खांचेदार मैंडिबल होते हैं जो मोम को छत्ता बनाने हेतु आकृति नहीं देते। श्रमिकों में जो वर्कर्स में मुखांक छत्ता बनाने, फूलों से नेक्टर एकत्रित करने व मोम को आकृति शेप देने हेतु एडाप्टेड होते हैं। मैग्जिला व लेबियम लंबे नुकीले प्रोबोसिस के रूप में पाए जाते हैं जो नेक्टर को चूसने हेतु तथा जबड़े मोम व पराग को चबाने हेतु उपयोगी होते हैं। थोरैक्स बड़ा व दृढ़ होता है। इस भाग पर 2 जोड़ी पंख व 3 जोड़ी ज्वाइंटेड लेग्स पाई जाती हैं। जो विंग्स होते हैं लंबे, संकरे, झिल्लीनुमा, मेम्ब्रेनस और कम वेन्स युक्त होते हैं। पंख विश्राम अवस्था में देह के लंबे उदर भाग को पूर्णतः ढकते हुए पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व के दोनों जोड़ी हुक समान रचना द्वारा परस्पर गूंथे रहते हैं तथा उड़ान के समय एक साथ ही गति करते हैं। पंख विशिष्ट पेशियों के द्वारा गति करते हैं। इनसे एक विशेष प्रकार की उड़ान ध्वनि हमिंग उत्पन्न होती है। ये एक बार में न थकने वाली लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। टांगें दृढ़ व कांटे युक्त होती हैं। प्रत्येक टांग में कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया व 5 जोड़ युक्त टार्सस पाया जाता है। टांगें जो होती हैं दृढ़ व कांटे युक्त होती हैं। प्रत्येक टांग में टार्सस के अंत में एक जोड़ी क्लॉ भी उपस्थित होते हैं। क्लॉ के मध्य गद्दीदार पल्वाइलस भी पाया जाता है। अगर टांग पर पोलन ब्रश, आई ब्रश व एंटीना क्लीनर नामक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। पोलन ब्रश लंबे बालों से बनी टार्सस के प्रथम खंड पर पाई जाने वाली रचना है। ये देह के विभिन्न भागों पर चिपके परागकणों को एकत्रित करने में सहायक होती है। आई ब्रश संयुक्त नेत्रों को साफ करने वाली कड़े बालों से बनी संरचना है जो टिबिया की भीतरी सतह पर पाई जाती है। यह है पोलन ब्रश, दोनों टांगों पर होता है। ये इसमें पोलन पैकर आता है, पैक्टिन आता है। इसके अंदर ये क्लीनिंग ब्रश है। एंटीना क्लीनर 2 भागों में विभक्त होता है। यह स्पर्शकों को परागकणों से मुक्त कराता है। प्रथम भाग चपटा गतिशील कंटिका या विलम होता है जो टिबिया के दूरस्थ सिरे पर स्थित होता है। द्वितीय भाग कोम्ब होता है जो कीटों की अनेक पंक्तियों से बना होता है। वह टार्सस के दूरस्थ डिस्टल एंड पर स्थित होता है। इस भाग में एक खांच उपस्थित होती है जिसपे विलम समाया रहता है। मध्य टांग पर 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं पोलन ब्रश व स्पर पाई जाती हैं। प्रत्येक टार्सस के प्रथम खंड पर लंबे बालों से बना पोलन ब्रश पाया जाता है जो अग्रपाद व देह के अन्य भागों से चिपके परागकणों को उठाता है। टिबिया के दूरस्थ सिरे पर मुड़ी हुई कंटिका समान रचना स्पर पाई जाती है जो उदर के आधार भाग में मोम के थक्के व परागकणों को पृथक करने का कार्य करती है। पश्चांग पर 3 महत्वपूर्ण रचनाएं पोलन बास्केट, पोलन पैकर व पोलन कोम्ब पाई जाती हैं। टिबिया की चपटी बाह्य सतह पर अवतल खांच व टोकरी समान रचना पोलन बास्केट उपस्थित होती है। इसके किनारों पर भीतर की ओर मुड़े कांटे पाए जाते हैं। टिबिया के दूरस्थ सिरे पर कड़े कांटों की पत्ती से बनी एक अन्य रचना पैक्टिन पाई जाती है। पैक्टिन के नीचे एक पतली चपटी प्लेट ऑरिकल उपस्थित होती है। पैक्टिन व ऑरिकल दोनों रचनाएं मिलकर पोलन पैकर बनाते हैं। ये संरचना परागकणों को व्यवस्थित ढंग से जमा पैक करने का कार्य करती है। पोलन कम परागकणों को पोलन ब्रश से मध्य टांग व उदर के पश्च भाग से हटाने का कार्य करते हैं।
ये टार्सस के चौड़े भाग की भीतरी सतह पर कांटों की पंक्तियों से बनी रचना है जो नीचे की ओर मुड़ी रहती है। ये रचनाएं एक विशिष्ट अनुक्रम में क्रियाशील होती है। पैक्टिन सर्वप्रथम विपरीत दिशा की टांग पर स्थित पोलन कम से खुरचकर परागकण या पोलन अलग करती है। ये अलग हुए पोलन ऑरिकल पर गिरते हैं। टांग को पीछे की ओर मोड़ने पर ऑरिकल नीचे की ओर मुड़ जाता है। वह परागकण पोलन बास्केट में गिर जाते हैं अथवा धकेल दिए जाते हैं। छत्ते पे लौटने पर वर्कर पोलन बास्केट से परागकण स्पर की सहायता से बाहर उड़ेल देता है। श्रमिक का उदर भाग अंडाकार, लंबा व अपेक्षाकृत कम रोमिल होता है। इसके पिछले 4 खंडों की अधर सतह पर मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं। उदर के पश्च सिरे पर डंक पाया जाता है। ये रूपांतरित ओविपोजिटर होता है जो रक्षा हेतु उपयोगी होता है। इसके एक मध्य पॉइजन सैक, 2 अमल ग्रंथियां व एक क्षारीय ग्रंथि पाई जाती है। डंक मारने के दौरान इनकी देह की विष ग्रंथियां डंक तथा आंत का कुछ भाग बाहर को निकल जाता है एवं श्रमिक की मृत्यु जाती है। श्रमिक प्रजनन के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य जैसे पोलन व नेक्टर का एकत्रित करना, मौसम के अनुसार छत्ते को ठंडा या गर्म रखना, रेजिन या गम लाना, छत्ते का निर्माण व रिपेयरिंग करना, छत्ते में शिशुओं की रक्षा करना, नरों व रानी का पोषण देना करते हैं। संकल्प काल में श्रमिक अनिषेचित अंडों को उत्पन्न कर नरों को भी जन्म देते हैं। ये प्राय प्रातःकाल छत्ते से निकलकर फूलों के गार्डन्स व ग्राउंड्स की तलाश करते हैं। फूलों से नेक्टर व पोलन एकत्रित करते हैं। ये पदार्थ क्रोप, जिसे परागकोश या मधुकोश भी कहते हैं, जमा करते हैं। पेशन के पश्चात पश्च भाग में एक कपाट होता है जिसमें भोजन का कुछ अंश स्वयं ग्रहण करते हैं। शेष भोजन पर लार में उपस्थित पाचक रस क्रिया करते हैं। सुक्रोज को ग्लूकोज, फ्रक्टोज या लेवुलोज में रूपांतरित कर देते हैं। छत्ते पर लौटने पर यह एक पदार्थ कोष्ठों में भर दिया जाता है। यहाँ इसे कुछ श्रमिक पुनः निगलते हैं। वे उपरोक्त क्रिया दोहराते हैं। इसके बाद हवा करने वाले फैनर्स कोष्ठों में भरे इस तरल के से जल को वाष्प बनाकर उड़ा देते हैं। इस प्रकार जो थिक शहद होता है तैयार हो जाता है। इन चैम्बर्स व कोठरियों को भविष्य में उपयोग हेतु सील कर दिया जाता है। शहद अडल्ट व शिशुओं का भोजन होता है। इसका रंग व गंध सोर्स पर निर्भर करता है जिससे ये तैयार किया जाता है। 1 पाउंड शहद बनाने हेतु एक श्रमिक को 40 से 80 हज़ार बार फूलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं एवं प्रत्येक चक्कर जो राउंड है वो 2.4 किलोमीटर का होता है। यदि एक ही मधुमक्खी 1 केजी शहद बनाए तो उसे पूरी दुनिया के लगभग 4.5 बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस प्रकार कार्य की दृष्टि से श्रमिक कास्ट इस समाज का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कार्य की अधिकता के कारण इनका जीवन काल मात्र 6 सप्ताह का ही होता है। थकान के कारण ये अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं। हाल ही की कुछ खोजों ने मधुमक्खियों के व्यवहार में नवीन तथ्य प्रस्तुत किए हैं। श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा संपादित कार्य इनके आयु के अनुरूप बांटे गए हैं। सबसे छोटी उम्र की मधुमक्खियां लगभग 3 दिन तक छत्ते की सफाई करती है तथा इसके उपरांत कुछ दिनों तक लार्वों की देखभाल करती है। लगभग 10 से 20 दिन की होने पर ये छत्ते की निर्माणकारी गतिविधियां एवं पोलन के संग्रह में लीन रहती है। 20 दिन की हो जाने पर ये छत्ते की सुरक्षा का जिम्मा उठाती है और इसके कुछ दिनों के उपरांत इनकी मृत्यु हो जाने तक ये खोजकर्ता फॉरेजर्स का कार्य करती है। ये ज्ञात किया जा चुका है कि श्रमिक मधुमक्खियों में जुवेनाइल हार्मोन का स्तर इनमें आयु संबंधित विभिन्न कार्यों को गति प्रदान करता है। रॉबिन्सन ने बताया कि जुवेनाइल हार्मोन का स्तर अनेकों कार्यों से संबंधित उद्दीपनों को प्रति क्षीणता लाना होता है। इसने सन 1922 में अपने साथी हंग के साथ इस तथ्य का समर्थन किया कि जब शिशु मधुमक्खियों को एकांत में पाला गया तो इनके जुवेनाइल स्तर काफ़ी बड़ा हुआ था और इसलिए ये देरी से संपादित की जाने वाली फोरेजिंग व्यवहार की अभिव्यक्ति अपने उम्र के प्रारंभ में ही संपन्न करने लगती है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि छत्ते में वृद्ध मधुमक्खियों की उपस्थिति शिशु में जुवेनाइल हार्मोन वृद्धि को रोकने का कार्य करती है, जो शायद
इन्हें उन कार्यों को करने से रोकती है जो सामान्यतः एडल्ट मधुमक्खियों द्वारा पूरे किए जाते हैं। जैसे जैसे वृद्ध श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है, शिशुओं में जुवेनाइल हार्मोन के स्तर पर लगा विराम खत्म हो जाता है और ये धीरे धीरे उन व्यवहारों की अभिव्यक्ति करने लगते हैं जो वयस्क के अनुरूप होते हैं। नेक्स्ट कास्ट आती है ड्रोन्स, जो नर होते हैं। किसी भी छत्ते में नरों की संख्या अत्यधिक कम होती है। ये एप्लॉयड होते हैं। अब माप में ये रानी से छोटे किंतु श्रमिकों से बड़े 15-17 मिलीमीटर लंबे गठीली देह वाले कास्ट हैं। इनकी देह पर मोम ग्रंथियाँ, परागकण एकत्रित करने वाली संरचनाएं एवं डंक नहीं पाया जाता है। इनकी प्रोबोसिस छोटी व नेक्टर एकत्रित करने हेतु उपयोगी होती है। इनका मुख्य कार्य रानी को फर्टिलाइज करना होता है। भोजन की कमी होने पर इन्हें छत्ते से बाहर खदेड़ दिया जाता है। वृंदन स्वामिंग के समय नर रानी के साथ नुप्शियल फ्लाइट के साथ निकलते हैं। मैथुन के उपरांत इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें पोषण श्रमिकों द्वारा ही दिया जाता है। इनकी देह श्रमिकों की अपेक्षा अधिक दृढ़ किंतु कम रोमिल होती है। उसके बाद आता है तीसरी कास्ट रानी। ये छत्ते की एकमात्र जन्मक्षम मादा होती है। ये पूरे छत्ते के सदस्यों की जननी होती है। इसका कार्य केवल मात्र अंडे देना होता है। इसे रॉयल जेली नामक पोषक पदार्थों का पोषण श्रमिकों द्वारा कराया जाता है। इसके अन्य सभी कार्य श्रमिकों द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। ये छत्ते के निचले भाग में एक बड़े कक्ष में रहती है। ये श्रमिक व नरों से बड़ी 15-17 mm लंबी होती है। इसका उदर भाग लंबा व नुकीला होता है। इसके पंख व पाद छोटे होते हैं। मुखांग व डंक भी छोटा होता है। उदर भाग में मोम ग्रंथियों एवं टांगों पर परागकण एकत्रित करने वाली रचनाएं नहीं पाई जाती हैं। देह कम रोमिल होती है। रानी मैथुन क्रिया के लगभग 3 दिनों के बाद अंडे देना प्रारंभ कर देती है एवं जीवन पर्यंत जारी रहती है। अंडों के निषेचन की क्रिया को ये इच्छा अनुसार रोक सकती है। वह नर कोष्ठों में अनिषेचित अंडे तथा श्रमिक व रानी के कोष्ठों में फर्टिलाइज अंडे देती है। अनुकूल मौसम में जब नेक्टर व पोलन ग्रेन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये प्रतिदिन लगभग 1000 अंडे देती है। पूरे जीवन काल में ये लगभग 10 लाख अंडे देती है। अंडों में हैचिंग की प्रक्रिया इनके दिए जाने के तीसरे दिन होती है एवं इसमें कृमि समा लार्वा या गर्भ बाहर निकलता है। ये नेत्र पंख पाद रहित होता है। प्रथम 2 दिनों तक सभी कास्ट के लार्वा को रॉयल जेली नामक आहार दिया जाता है। रॉयल जेली शहद, पोलन ग्रेन्स व लार ग्रंथियों के सिक्रीशन युक्त पोषक पदार्थ हैं जो सेवा में लगे श्रमिकों नर्स बीज द्वारा अपने मुख से दिया जाता है। नर व श्रमिकों को तीसरे दिन से बी ब्रेड नामक पोषक पदार्थ दिया जाता है जो परागकण व कुछ शहद की मात्रा युक्त होता है। रानीवी के लार्वा को पूरे समय ही रॉयल जेली नामक भोजन दिया जाता है। 1 सप्ताह तक श्रमिक लार्वा का भोजन देता है। इस दौरान अनेकों बार मोल्टिंग की क्रिया होती है, जिसके बाद जिन सेल में लार्वा रहते हैं श्रमिक शहद व परागकण भरकर बंद कर देते हैं एवं इन पर मोम के ढक्कन लगा देते हैं। इन कोष्ठों में से कुछ समय बाद प्यूपा बाहर निकलता है। प्यूपा अपने चारों ओर रेशम जैसे धागे से बना कोकोन का सिक्रीशन करता है। कोकोन में ही यहाँ मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है। इस क्रिया के बाद पादहीन, पंखहीन, नेत्रहीन, कृमिहीन स्वान शिशु से छोटी मधुमक्खी विकसित होती है। प्यूपा चैम्बर्स में पूर्ण मधुमक्खी में विकसित हो जाने पर ढक्कन को जबड़ों से काटकर खोल कर बाहर आ जाती है। मेटामॉर्फोसिस के दौरान वायु छिद्र युक्त ढक्कन में से प्रवेश करती रहती है। प्रत्येक कास्ट को विकसित होने में नीचे दी गई तालिका अनुसार समय लिया जाता है। रानी को पूरे वृद्धि के लिए 16 दिन, नर को 24 दिन और श्रमिक को 21 दिन लगते हैं। रानी का जीवन काल 3 से 5 साल का होता है। ये फेरोमोन युक्त पदार्थ सभी कास्ट को छत्ते में अनेकों प्रकार से प्रभावित करता है। रानी के वृद्ध होने पर इस पदार्थ की मात्रा में कमी होने लगती है, तो नई रानियों को जन्म देने में मैथुन उड़ान भरने की क्रियाएं होती हैं, किंतु सामान्य अवस्था में इस रानी पदार्थ के या फेरोमोन के प्रभाव से ना तो नई रानियां बनती हैं, ना ही श्रमिक इनके कक्षों का निर्माण करते हैं।